श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका या राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग भी कह सकते हैं। अभी 22 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 को उज्जैन में सांस्कृतिक मंत्रालय आदि के निर्देशन में राष्ट्रीय दिनदर्शिका के ऊपर चर्चा करने के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसमें व्यवस्था बहुत ही सुंदर रखी गई थी। 20 और 21 तारीख को बच्ची की शादी थी, मायावती जोशी की, और 22 तारीख को उनके आशीर्वाद समारोह था। फिर भी 22 तारीख को मैं उज्जैन गया था, डोंगला भी गया। तो वहाँ पर जो विद्वान गण उपस्थित थे वे चाह रहे थे भारतीय पद्धति को अपनाएं। बिल्कुल सही बात है, भारतीय पद्धति को हम अपनाते हैं और वे अंग्रेजी में बोल रहे थे, जबकि वहाँ पर उपस्थित 70% लोग हिंदी के ज्ञाता थे। अगर आप भारतीयता को अपनाना चाहते हैं तो या तो संस्कृत में बोलिए या फिर हिंदी में बोलिए। जब आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, 70% लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा जोर लगाओ तो भी 60% लोग तो उसको समझ ही नहीं रहे थे। सबके ऊपर से जा रहा था ये क्या बोल रहे हैं। फिर इनने विषय लिया पिचपन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि सायंस सूर्य के आधार पर मेष संक्रमण जिस दिन होता है उस समय जब हुआ था वो ली उनने तारीख। जब 55 के अंदर सायन मेष संक्रमण हुआ था उसको एक माना, चैत्र की 1 तारीख माना। तदनुरूप पूरे पंचांग को उस हिसाब से चलाना माना गया। तो उस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की पृष्ठों को अंग्रेजी में पढ़कर बता रहे थे। एक ने सिद्धांत शिरोमणि के सूत्र और उसकी अंग्रेजी पढ़ के सुनाई। मैंने कहा ये पढ़ना है तो हम घर भी पढ़ लेंगे। मैं चला आया। दूसरे दिन की प्रक्रिया सुनी गई। उसमें बताया कि हमारे जो संविधान में लिखा गया है हमें उसका पालन करना है, ऐसा विद्वानों ने बताया। देखिए, संविधान में भगवान ने नहीं लिखा है, लिखने वाले हम ही थे। हमारे ही विद्वानों ने एक मीटिंग का आयोजन किया और प्रस्ताव पारित कर सरकार को दिया और सरकार ने उसको संविधान में लागू कर दिया। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। जो उससे संबंधित जानकार हैं उनको इसमें आगे आकर बोलना चाहिए। जिनने इसको लागू किया वस्तुतः वे उसको समझते थे या नहीं ये नहीं कह सकता, परंतु जो किया वो उचित नहीं किया। यदि इस प्रकार से 30 और 31 के महीने मानकर अगर आप तारीख ही चलाना चाहते हैं तो फिर वो अंग्रेजी तारीख मानने में हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
जिस प्रकार से अंग्रेजी तारीख ग्रेगोरियन तारीख हम कहते हैं वो अवैज्ञानिक है, उसी प्रकार से ये राष्ट्रीय तिथि भी अवैज्ञानिक है। हम संविधान के विरुद्ध में नहीं जा रहे हैं, परंतु ऐसी कई धाराएं हैं जो समय के अनुसार उनको विलुप्त कर दिया गया, हटा दिया गया या संशोधन कर दिया गया समय की मांग को देखते हुए। तो उस संविधान में जो लिखा गया है उसमें संशोधन हो सकता है यदि एक बार फिर से कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बिठाई जावे और उस पर मंथन करके उसका निर्णय निकाला जावे। देखिए, मैं आपको पहले हमारे चैत्रादि मासों के संबंध में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, शायद आप इससे सहमत होंगे। हमारा जो चैत्र का महीना है वो 22 मार्च से चलता है। चैत्र वो इसकी जो 1 तारीख होगी वो होगी कब? 22 मार्च। और यदि प्लूत वर्ष है और इसके कुल दिन कितने होंगे? 30 दिन होंगे। दिन अर्थात 1 से 30 तक तारीख चलेगी। परंतु यदि प्लूत वर्ष का अर्थ है फरवरी 29 दिवस की है, तो उस वर्ष 21 मार्च से हमारी 1 तारीख चलेगी और ये महीना हो जाएगा 31 दिन का। इसके बाद जो वैशाख की 1 तारीख आवेगी वो सब लगभग इन तारीखों के पास, जैसे 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, ऐसे इसके लगभग ही आएगी। वैशाख मास की 1 तारीख जो प्रारंभ होगी वो 21 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इसका प्लूत वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। 21 अप्रैल से प्रारंभ होगी और इसमें जो दिन होंगे वैशाख में वो 31 दिन होंगे। इसके बाद ज्येष्ठ, सभी महीने लिख देता हूं मैं। ज्येष्ठ जो चालू होगा वो 22 मई से चालू होगा और इसमें भी 31 दिन होंगे। उसके बाद आषाढ़ जो चालू होगा उसकी 1 तारीख 22 जून को होगी और इसमें जो दिन होंगे वो 31 होंगे। फिर उसके बाद श्रावण लेंगे। श्रावण की 1 तारीख होगी वो 23 जुलाई होगी। और 31 दिन होंगे इसमें भी। इसके बाद भाद्रपद 23 अगस्त से प्रारंभ होगी 1 तारीख। और इसमें भी जो दिन होंगे वो 31 होंगे। उसके बाद आता है आश्विन। आश्विन की 1 तारीख होगी वो 23 सितंबर। और ये कितने दिन का होगा? ये 30 दिन का होगा। इसके बाद कार्तिक की 1 तारीख आएगी वो 23 अक्टूबर। अक्टूबर को होगी और ये 30 दिन का होगा महीना। फिर मार्गशीर्ष
मार्गशीर्ष की 1 तारीख होगी वो 22 नवंबर को होगी और ये 30 दिन का होगा। पौष की 1 तारीख होगी वो 22 दिसंबर को होगी। बाईस दिसंबर को होगी और 30 दिन होंगे इसमें। फिर माघ की 1 तारीख होगी वो 21 जनवरी को होगी और महीना होगा वो 30 दिन का होगा। फिर इसके बाद आगे विचार करें तो फाल्गुन की जो 1 तारीख होगी वो 20 फरवरी को होगी और ये जो होगा वो 30 दिन का होगा। इसको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 और 5, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 33 और 3 36, 365 दिन। और अगर अधिका वर्ष हुआ तो 1 तारीख ये जुड़ जाएगी, 366 दिवस हो जाएंगे। कुल 365 दिन हैं। अब देखिए हम इसको लागू करते हैं तो ये फिक्स है, इन तारीखों से 1 तारीख प्रारंभ हो जाएगी। मतलब 21 अप्रैल को हमारा वैशाख की 1 तारीख होगी, 22 मार्च को चैत्र की 1 तारीख होगी। परंतु यदि यहाँ पर फरवरी जो गया इससे पहले वाला वो अगर 29 दिन का हुआ तो ये महीना 22 मार्च की जगह 21 मार्च से चलेगा और दिन की संख्या 31 हो जाएगी। वहां पर 28 के 29 हुए, यहाँ 30 के 31 हो गए। व्यवस्था लगभग उससे मिलती जुलती बनाई है। तो जिन लोगों ने सन 1955 में जो ये व्यवस्था लागू की और एक संविधान में एक इसको लागू किया गया तो वो इन अंग्रेजी तारीखों को ही लागू किया गया। अब आप कहेंगे 21 अप्रैल को ही हमने क्यों लागू किया? तो 21 अप्रैल या 22 मार्च इनको सायन संक्रांति उस समय लगी थी और उस समय सायन संक्रांति का प्रवेश होने के कारण से इनको वहाँ से एक एक तारीख मानते हुए आगे बढ़ते गए थे ये। परंतु अब उसके बाद अभी क्या घटित हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि सब तात्कालिक सायन सूर्य से इनको एक तारीख मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। सायन सूर्य में वो कुछ भी पड़ता हो, अब भविष्य में कुछ भी पड़ेगा तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि लगभग हमारा 20 अप्रैल को वृषभ संक्रांति होगी, हुई मतलब ये अभी अगर 2022 में देखें तो 20 अप्रैल को सायन संक्रांति हुई वृषभ की। तो वृषभ की संक्रांति हुई तो वहाँ पर वैशाख मास 20 अप्रैल से चलना चाहिए। इसी प्रकार 21 मई से मिथुन संक्रांति प्रारंभ हुई, 21 जून से कर्क संक्रांति प्रारंभ हुई। तो देखिए एक एक दिन ये एक तारीख आगे बढ़ जाना थी, मतलब 22 की जगह 21 हो जाना थी। आगे का अर्थ ये नहीं कि 22 का 23 हो जाना था, 23 नहीं, जिसको कह सकते हैं पीछे खिसक जाना थी। ये जो एक तारीख आज 22 जून को है ये 21 जून को होना थी, क्योंकि उस समय
23.5 अहीनांश या 23 अहीनांश रहे होंगे जब इन तारीखों का निर्णय किया गया था। परंतु अब यदि उस सायन संक्रांति के आधार पर भी यदि हम महीनों की गिनती करें कि प्रारंभ करें तो वो भी एक एक दिन पहले आता है, जबकि हमने वो व्यवस्था एक फिक्स तारीख की तरह मान ली है। अब देखिए व्रत पर्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हमने इसको मान लिया। पहले तो लोग कह रहे अरे शक को हम नहीं मानेंगे। भाई शक के लिए आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हमारे पंचांग में तो हम शक और संवत दोनों का ही प्रयोग करते हैं। हमारे जब शास्त्रों में लिखा गया है कि अमुक शक या संवत इतने वर्ष चलेगा तो वो उतने वर्ष ही चलेगा। हमारे शास्त्र में लिखा है 135 वर्ष तक विक्रमादित्य का संवत चलेगा, उसके बाद शक संवत प्रारंभ होगा, अर्थात शकाब्द प्रारंभ हो जाएंगे और ये शकाब्द 10,000 वर्ष तक चलेंगे। अब जब तक ये 10,000 वर्ष नहीं हो जाते हैं शकाब्द के शक 10,000, वहां तक अगला शक हमारा प्रारंभ नहीं होगा। अब आप चाहें कि हम सिर्फ विक्रमादित्य के संवत को ही चलाएं, शक को नहीं चलाएं, तो आप उसको किसी कीमत में हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर रखी है कि ये शक संवत जो है वो 10,000 वर्ष चलेगा। और चूंकि आप कहेंगे फिर विक्रमादित्य का संवत अभी तक क्यों चल रहा है, तो चूंकि विक्रमादित्य जी महाराज न्याय प्रिय थे और उनका पुण्य अधिक था, इसलिए उनके द्वारा चलाया गया संवत भी अभी तक प्रचलित है, वरना शक संवत का ही ये समय चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शक चले या संवत चले, परंतु जो ये दिनदर्शिका हम लागू करने वाले हैं ये अर्थहीन है। क्यों अर्थहीन है? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय तिथि जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय तिथि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लगाकर 30 तक चलती है। अब इस राष्ट्रीय तिथि में न कोई जयंती मनाते हैं इसके आधार पर, न कोई व्रत है, न कोई पर्व है, न कोई उत्सव है, न कोई त्योहार है, कुछ भी नहीं है, न कोई जयंती, कुछ भी नहीं आता है। तो फिर आप इसको मनाकर करेंगे क्या? इस तिथि का कैलेंडर बना के करेंगे क्या? क्या आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को इसमें लागू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय कौन सी राष्ट्रीय मिति रही, उसको प्रयोग में लाओ। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर पर्व मनाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि आज राष्ट्रीय तिथि ये है। हम राष्ट्रीय तिथि को छोड़कर अंग्रेजी तिथि ग्रेगोरियन तारीख जो चल रही है हमारी, उसका प्रयोग करते हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को आता है। कोई इसकी राष्ट्रीय तिथि नहीं बताता है। अब यदि हम स्वतंत्रता दिवस लें, स्वतंत्र हम हुए थे 15 अगस्त सन 1947 को, उस समय यह राष्ट्रीय तिथि चलाई नहीं करती थी, तब वहां पर कौन सी राष्ट्रीय मिति का प्रयोग करेंगे? था ही नहीं जो चीज। अब हम इस बिंदु को और आगे विस्तार से बढ़ाते हुए ले जाएं तो 22 मार्च कई बार जब माना अब 2080 संवत 2080 में अधिक मास श्रावण है, तब क्या होगा कि फाल्गुन महीने में ये चैत्र की राष्ट्रीय तिथि 1 वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आ जाएगी। तब शक आपका फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशम बारस के लगभग प्रारंभ हो जाएगा, शक संवत, और चैत्र महीना भी वहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या नवरात्रि यहां से प्रारंभ होगी? नहीं होगी, क्योंकि चैत्र के 15 दिन बीतने के बाद में हम नवरात्रि प्रारंभ करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम
अगर 1 से 15 तिथि लेते हैं तो 15 का तो पूर्णिमा बनता है और 30 तिथि आएगी तब अमावस्या बनेगी। तो चूंकि हम 15 तिथि के बाद में तो वो ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको नवरात्रि कब मनानी पड़ेगी? चैत्र की एक राष्ट्रीय मिति को। अब चैत्र की एक राष्ट्रीय मिति को अगर हम नवरात्रि मनाते हैं तो जिस वर्ष अधिक माह प्राप्त होगा उस वर्ष राष्ट्रीय तिथि आपकी मिलेगी कब? फाल्गुन शुक्ल पक्ष में। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आपकी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, वो भी प्रतिपदा के बाद में। मतलब उसमें आपका, जैसे हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को घट स्थापना करते हैं तो कई बार चंद्र दर्शन हो जाता है, नहीं तो द्वितीया को तो चंद्र दर्शन हो ही जाता है। पर इसमें 2 तारीख को भी चंद्र दर्शन नहीं होगा, 1 तारीख को भी चंद्र दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका चंद्र से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, हाँ मान लो हम यहां से नवरात्रि प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर हमारे शास्त्रों में जितना उल्लेख लिखा गया है वो सारा का सारा गलत हो जाएगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, वहां पर चंद्र दर्शन मिल जाए तो चैती चांद को मनाया जावे, और चैत्र शुक्ल की पक्ष की प्रतिपदा है तो या तो उस दिन पूरी रात अंधेरा रहेगा, चंद्र दर्शन नहीं होगा, या फिर सूर्यास्त के बाद चंद्र थोड़ा सा एक वक्र के रूप में दिखेगा। वक्र मतलब अर्धवृत्ताकार में दिखेगा चंद्रमा, एक रिंग के रूप में। परंतु इस तिथि में आपका कोई चंद्र दर्शन से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, जब 80 में श्रावण अधिक मास होगा तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में चैत्र महीना प्रारंभ हो जाएगा और शक भी प्रारंभ हो जाएगा। अब उससे अगले वर्ष में अधिक मास नहीं होगा, तब ये चैत्र मास जो प्रारंभ होगा वो चैत्र कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होगा। अब एक तरफ से तो चैत्र कृष्ण पक्ष आ रहा है और एक तरफ से चैत्र शुक्ल पक्ष आ रहा है, क्योंकि शुक्ल एकम है इसमें। कितना अवैज्ञानिक है। अब उसके बाद और आगे बढ़े तो जब अगले बार मतलब 80 में अधिक मास, 81 में अधिक मास नहीं, 82 में भी यदि अधिक मास नहीं आता है तो वहां पर वो चैत्र शुक्ल पक्ष में चला जाएगा ये 1 तारीख चैत्र मास। अब देखिए, हमारे पास 3 बिंदु हो गए। एक बिंदु में ये कहना है कि भाई पंचांग को सायन बनाया जाए, पंचांग को सायन बनाया जाए, वो तो एक बिंदु थोड़ा ठीक भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस सायन पंचांग में जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा चलेगी उसमें तो चंद्र दर्शन का संबंध रहेगा। चैत्र महीना उसमें मेष संक्रांति आना आवश्यक है और सायन मेष संक्रांति उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो जिसको हम यहाँ फाल्गुन शुक्ल कहते हैं, वहाँ उसको हम चैत्र शुक्ल कहने लग जाएंगे। 1 महीने का अंतर आ जाएगा, 24 दिन का। तो सायन पंचांग को तो एक बार हम उपयोग में ला सकते हैं, लाना नहीं चाहिए पर ला सकते हैं, परंतु इस पंचांग को जो पूर्णतया अवैज्ञानिक है, क्योंकि जैसे इसकी 15 तारीख मतलब पूर्णिमा को कहेंगे तो 15 तारीख को चंद्र पूरी रात भर रहना चाहिए, परंतु इसकी 15 तारीख आएगी उसको रात भर चंद्र रहेगा ही नहीं, या पूरी रात भी रह सकता है। संयोग से कभी पूर्णिमा को ही 15 तारीख मिल जाए तो रात भर चंद्र भी रह सकता है, परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार 30 तारीख को
अमावस्या आना चाहिए, और अगर उस दिन अमावस्या आती है तो चंद्र दिखेगा ही नहीं रात भर। परंतु इसकी जो 30 तारीख मिलेगी इन राष्ट्रीय महीनों की, वो 30 तारीख कभी भी मिल सकती है। उसका चंद्र से कोई संबंध नहीं है। देखिए, हम जो पंचांगों का निर्माण करते हैं उसमें प्रत्यक्ष दिखने वाले सूर्य चंद्र उसके साक्षी होते हैं। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, मतलब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसमें सूर्य और चंद्रार्को, चंद्रधन अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, जहां पर सूर्य और चंद्र उसके साक्षी हैं। पर आपके इन महीनों में कौन साक्षी हैं? केवल आप 5-10 लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया कि अंग्रेजी महीनों की तरह हमारे भी महीने चलाएं, और हमने अंग्रेजियत लागू करने के लिए संविधान में ये नियम लिखवा दिया। मैं संविधान का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर संविधान में लिखने वाले कौन है? हम ही तो लिख रहे हैं। और जो वैज्ञानिक चीज है उसको अवैज्ञानिक बनाकर कचरा कर डाला। अब परिस्थिति ऐसी है कि एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी वापस गठित की जाए, और गठित करने के बाद में जो हमारे वैज्ञानिक महीने पंचांग के अंदर चल रहे हैं निर्जन पद्धति के, उन महीनों के आधार पर ही राष्ट्रीय दिनदर्शिका जो बन रही है और कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो वो भी उसी के आधार पर बनाएं। आप चाहते हैं कि हम तारीख लिख दें तो वैसे उसमें तिथि को हाईलाइट कर दो भाई, और अंग्रेजी तारीख को छोटा कर दो, स्मॉल लेटर में कर दो, तो अपने आप ही आपकी हिंदी तिथियां जो है वो लोगों के ध्यान में आने लग जाएगी। अगर हम देखें तो हमारे पूर्व के जो पुरुष थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी माता बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो तारीखों की बजाय तिथियों का उल्लेख किया करते थे कि आज तो बीज हैं तो आज चंद्र दर्शन हो जाएगा, आज तो अष्टमी है कृष्ण पक्ष की तो आधी रात में चंद्र उदय होगा, आज तो पूर्णिमा है आज तो पूरी रात भर चंद्र रहेगा। ये हमारी माता बहनें कहा करती थी जो हमारे पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छी है वो, क्योंकि वे तिथि के आधार पर ही कह देती थी कि चंद्र रहेगा कि नहीं रहेगा। परंतु इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज रात भर चंद्र रहेगा या नहीं रहेगा, और हम एक अंदाज भी लगा सकते हैं कि चंद्र दर्शन लगभग कब होगा। जैसे पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा का जो चंद्र दर्शन करना है तो वो सूर्यास्त के 48 मिनट के लगभग बाद होगा। द्वितीया को चंद्र दर्शन करना है तो 96 मिनट बाद होगा। और यदि चतुर्थी का चंद्र दर्शन करना है तो 192 मिनट के बाद में होगा। 6-18 सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद में चंद्रोदय होगा। मोटा रूप का गणित है ये। अब ऐसा मोटा रूप का गणित आप इसमें लागू नहीं कर सकते कि वो 4 तारीख को चतुर्थी का व्रत कर रही है महिला, अगर आपने ये कैलेंडर लागू किया और 4 तारीख को अगर महिला व्रत करने बैठती है तो वो चंद्र दर्शन कितनी बजे करेगी और आप क्या कहेंगे कि कितनी बजे चंद्र दर्शन होगा। आप कह ही नहीं सकते हैं इसके आधार पर कि चंद्र दर्शन कितनी बजे होगा। अतः ये अवैज्ञानिक हैं। ये जो अंग्रेजी तारीखें हैं ये भी अवैज्ञानिक हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से कोई सत्य है तो वो भारतीय पंचांग ही है, एकमात्र भारतीय पंचांग है जो वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होते हैं। अब एक बात और चल रही थी कि अयनांश तो 360 डिग्री चल जाएगा, उसकी घूर्णन गति होती है या दोलन गति होती है, उसकी
दोलन गति नहीं होती हैं। दोलन गति और घूर्णन गति। दोलन का अर्थ वो यहां तक आया और वापस हो जाएगा, वो पेंडुलम की तरह दोलन करना, और घूर्णन में पूरा चक्कर लगाना। तो कुछ कह रहे हैं उसकी घूर्णन गति है, कुछ कह रहे हैं दोलन गति है, कुछ कह रहे हैं 27 अंश से ऊपर अयनांश नहीं जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं ये तो 360 डिग्री होके वापस चले आएंगे, मतलब 360 और उसके बाद 0 1 2 3 4 होंगे। भाइयों, हम इस अयनांश के लिए क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? अभी 27 डिग्री अयनांश होने दो, वहां तक न आप जीवित रहोगे, न मैं जीवित रहूंगा, न अभी विवाद करने वाले जीवित रहेंगे। जहां तक 27 अंश पर अयनांश नहीं जाते हैं, वहां तक तो आप जो अयनांश चल रहे हैं उनका प्रयोग कीजिए, और जो उस समय जीवित बचेंगे और उस अयनांश को प्रत्यक्ष देखेंगे कि वो 27 डिग्री से भी ऊपर निकल चुका है, तो मान लेंगे कि ये 360 डिग्री तक जाएगा। और यदि वो 27 डिग्री से वापस रिटर्न हो जाता है तो मान लेंगे कि ये 27 डिग्री दोलन गति करता है, 27 डिग्री से 1 डिग्री। अब आपका बहुत सारों ने कहा, उसमें एक जगह ये भी पढ़ने में आया कि सूर्य सिद्धांत में तो अयनांश को प्रक्षिप्त किया गया है, बिल्कुल मान लेते हैं। तो आप वो बहुत सारे कहते हैं ये तो सूर्य सिद्धांत में जो गौरव वर्ष है इनको भी जोड़ा गया है। अरे सूर्य सिद्धांत में सब कुछ जोड़ा गया है, तो आपके पास ओरिजिनल सूर्य सिद्धांत है तो वो बता दो भाई, देखो ये ओरिजिनल सूर्य सिद्धांत है और ये बाद में इसमें प्रक्षिप्त किए गए हैं, तो हम उस ओरिजिनल सूर्य सिद्धांत को मान लेंगे। जब तक आपके पास कोई ओरिजिनल चीज नहीं आती है, वहां तक जो उपलब्ध है उसी को ओरिजिनल मानना पड़ेगा, मतलब मुख्य मानना पड़ेगा, या उसको जो कह सकते हैं कि जवाबदेह मानना पड़ेगा, या हम उसको ही सत्य मानेंगे या सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वैसा और कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगर कुछ भी मतलब अपनी बात को पुख्ता करने के लिए हम कुछ भी बोल जाते हैं, नहीं मैंने कह दिया वो सत्य है। अरे भाई, आपने ओरिजिनल सूर्य सिद्धांत जो बात कर रहे हो कि साहब ये तो सूर्य सिद्धांत पुराना वाला नहीं है, बाद में प्रक्षिप्त किया गया और बाद में लिखा गया, तो भाई आप वास्तविक उसको बता दो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। किसी लेखक ने अयनांश साधन का सूत्र कहां डाल दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब मैंने जो है विश्व सायन लग्न सारणी लिखी या विश्व दिनमान सारणी लिखी, उनमें अयनांश के सूत्र सबसे पहले डाल दिए, तो अब आगे पढ़ने वाले ये कहेंगे कि ये तो प्रक्षिप्त हो गए, जबकि वो सब कुछ मेरे द्वारा लिखे गए, मैंने कहीं भी डाल दिए उनको। क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने अयनांश साधन का सूत्र बीच में लिख दिया, फर्स्ट में लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, लिखा तो है ना। इसी प्रकार गौरव वर्ष का एक पूरा उनने प्रकरण दिया है, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये हो कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी फिर से गठित की जाकर इन चीजों को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, ऐसी सलाह भारत सरकार को दी जाए। और हमारे जो प्राचीन पद्धति का अर्थ है कि प्राचीन तरीके से, परंतु दृश्य पद्धति से जो पंचांग निर्मित हो रहे हैं, उसी आधार पर हमारी दिनदर्शिका बनाई जाए और इसको पंचांग से ही हटा दिया जाए। मैंने तो 1 वर्ष के पंचांग से इसको हटा ही दिया था, परंतु सभी लगाते हैं इसलिए मैंने पुनः इसको स्थान दिया। बाकी इसका कहीं से कहीं तक कोई उपयोग नहीं होता है, बेकार में हम इसका उपयोग करते हैं। पंचांग में एक लाइन बिगाड़ते हैं, क्यों बिगाड़ते हैं? वो भी हमारे संविधान का सम्मान रखने के लिए, कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है इसलिए हमें उसका सम्मान करना है। बाकी है ये निरुपयोगी चीज है और उसके लिए ये प्रयोग होना चाहिए, बैठक होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए। परंतु जो व्रत पर्व के एकीकरण पर जो बात चल रही है वो कतई संभव नहीं है।
व्रत पर्व का एकीकरण आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पर पंचांगों का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है एक तो सूर्य सिद्धांत से, एक हो रहा है ब्रह्म सिद्धांत से। सूर्य सिद्धांत में कौन है? वाराणसी। वाराणसी और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में सूर्य सिद्धांत से पंचांग निकलता है या मकरंद से निकलता है। उसके बाद यदि ब्रह्म सिद्धांत को ले लें तो बालोतरा से एक पंचांग निकलता है। फिर उसके बाद हम यदि ग्रह लाघव को ले लें तो जबलपुर से भी है, उज्जैन से भी है, हमारे दिल्ली के इधर हरियाणा के आसपास से भी है, इधर एक दो दक्षिणी भारत में भी हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्रह लाघव। उसके बाद केतकी ग्रह गणित से वल्लभ मणिराम पंचांग निकलता है और बाकी जो पंचांग है वो दृश्य पद्धति से निकलते हैं। और बाकी कोई एक आध पंचांग कभी हो करण कुतूहल से तो नहीं कह सकते हैं। बाकी ये 6 प्रकार से पंचांगों का गणित तो मेरे ध्यान में पूरा है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? तो अगर आप व्रत पर्व के एकीकरण को चाहते हैं तो सबसे पहले तो पूरे भारत के पंचांग दृश्य गणित से ही प्रकाशित हों। और जब दृश्य गणित से ही सारे पंचांग प्रकाशित होंगे तो व्रत पर्व में काफी हद तक, काफी सीमा तक अपने आप ही एकीकरण हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं या एक उदाहरण बताता हूं कि उज्जैन के आधार पर दृश्य गणित से भी पंचांग निकलता है और ग्रह लाघव से भी निकलता है। तो दृश्य वाले तो एकादशी का व्रत कभी बुधवार को लिखते हैं, तो वो ग्रह लाघव वाले गुरुवार को लिखते हैं। कभी ये बुधवार को लिख दिया तो उनने गुरुवार को लिख दिया। तो ऐसा एक ही अक्षांश देशांतर के आधार पर जो पंचांग का निर्माण किया जाता है वो उनके व्रत पर्व में भी भिन्नता है। इसका एकीकरण आवश्यक है। और इन लोगों को जो स्थूल गणित से पंचांग का गणित कर रहे हैं उनको पहले सूक्ष्म और दृश्य गणित के आधार पर पंचांग निर्माण करने की सलाह दी जाए। पहले संविधान में एक और इतना प्रावधान किया जाए कि सभी पंचांगकर्ता दृश्य गणित से ही पंचांग का निर्माण करेंगे। और यदि कोई स्थूल गणित से पंचांग का निर्माण करता है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। उसके आधार पर किसी प्रकार के व्रत पर्व को नहीं मनाया जाएगा, किसी प्रकार का अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। यह बात तो शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ था, वो मेरे ध्यान में आया कि हम जिसको भारत का मध्य बिंदु मान रहे हैं उज्जैन को, उसी के आधार पर पंचांगों का निर्माण होना चाहिए ताकि एक रूपता आवे। और भारतीय समय का निर्धारण भी इसी के आधार पर किया जाना चाहिए। ग्रीनविच जो पाश्चात्यों की देन है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये विचार बिल्कुल ही गलत है। मैं इस विचार से भारतीय सरकार के फैसले से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? क्योंकि हमारा जो उज्जैन है वो 75 डिग्री 43 कला पर स्थित है। 75-43 पर अगर हमारा उज्जैन स्थित है और हमारा जो अंतिम छोर है भारत का पूर्वी छोर वो मोटे रूप से 96 डिग्री पर है। और हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वो 82 डिग्री 30 कला से लिया जाता है। अब 96 से 75 का अगर हम अंतर करते हैं तो 75 को मैं 76 कर देता हूं और ये 0 9 में 7 गए 2। अब इसमें 4 का गुणा करता हूं तो 80 मिनट का अंतर आता है। 80 मिनट का अंतर आने के कारण हमारा
जो यहाँ से समय लिया जाएगा वो इनके लिए 1 घंटा 20 मिनट की गड़बड़ी उत्पन्न कर देगा। और इसी की जगह यदि हम 82-30 का समय लेते हैं तो 96 में से 82-30 को हम घटा देते हैं तो 3, 6 में से 3 3, 9 में से 8 1, 4 का गुणा किया, 4 तिया 12, 2 आगे चले जाएंगे, 13 चौक 52 और 2 54, 54 मिनट का ही अंतर आएगा। वैसे ये भी 1 घंटे के लगभग है, पर वो 26 मिनट ज्यादा अंतर पड़ता है, जो कि वहां के ऑफिस आदि कार्यालय का जो समय होता है उस कार्यालय के समय में भारी हेरफेर उत्पन्न कर देगा। और ये भारत के बीच में स्थान होने के कारण से हम सभी के लिए ये एक सुविधाप्रद स्थान है। अब देखिए, आप कहेंगे कि नहीं उज्जैन से ही करें, तो उज्जैन से तो आप किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है कि जो देश बड़ा है उसमें आधे घंटे के अंतराल पर ही स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण किया जा सकता है। तो अब यदि मैं आधे घंटा इसमें से घटा देता हूं तो हमारा 75 डिग्री से समय ले सकते हैं। 75 डिग्री जो आएगी वो उज्जैन से पश्चिम में आ जाएगी, उज्जैन से बहुत दूर हो जाएगी, और 75 डिग्री पड़ेगी लगभग नागदा, कोटा, ये इस पट्टी पर वो 75 डिग्री पड़ेगी, और तब हमारा उज्जैन का महत्व वैसे भी खत्म हो जाएगा। अब यदि आप कह दो नहीं हम तो उज्जैन के आधार पर ही समय लेंगे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, और उस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भारत सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए 75 डिग्री 43 कला के आधार पर तो समय को लिया जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी करना है, क्योंकि वे जब भी कोई समय देखेंगे तो हमारा इससे अंतर करके ही देखेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये है कि किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जावे तो वो आधे घंटे के अंतराल पर ही किया जा सकता है, अर्थात या तो 75 डिग्री के आधार पर होगा या 82 डिग्री 30 कला के आधार पर होगा। इसके बीच में आप किसी भी रेखांश के आधार पर आपके देश का या आपके देश के स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, परंतु जो छोटे देश हैं, जैसे हमारा इधर भूटान हुआ, नेपाल हुआ, इनके लिए छूट है। इनके लिए छूट क्या है वो भी समझिए। वो 15 मिनट के अंतराल पर अपने देश के स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण कर सकते हैं, परंतु वो 14 मिनट नहीं ले सकते हैं। आप आधा घंटा से कम नहीं ले सकते अंतर, और वे 15 मिनट से कम नहीं ले सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और उसके तहत आप उज्जैन के आधार पर तो कभी भी स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सिर्फ ये करें कि स्टैंडर्ड अंतर जो है 82 डिग्री 30 कला के आधार पर तो लिया जावे, परंतु पंचांग का निर्माण यहाँ के आधार पर किया जावे। अब देखिए, इसमें भी एक समस्या उत्पन्न होगी कि उज्जैन में आपकी उदय व्यापिनी प्रतिपदा है चैत्र शुक्ल पक्ष की, तो आपका राजा क्या होगा, वो मान लो सूर्योदय के समय सोमवार था प्रतिपदा के, तो सोमवार था तो वर्ष का राजा चंद्र हो जाएगा। हाँ, परंतु वो मान लो 5 पल ही था, और यहां से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद जो भारत बचा, उस पूरे भारत में, पश्चिमी भारत में प्रतिपदा है ही नहीं। प्रतिपदा उनकी एक दिन पहले निकल गई, तब उनको सोमवार नहीं मानकर रविवार को ही इसका राजा बताना पड़ेगा।
इसी प्रकार एकादशी के ऊपर भी ऐसी स्थिति बनती है कि उदय व्यापिनी एकादशी चाहे पल मात्र भी हो तो उसमें ही व्रत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वो यहाँ से थोड़ा चला और द्वादशी आ जाती है तो फिर ये एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? लोग कहेंगे कि एकादशी का व्रत द्वादशी में क्यों लिख रहे हो भाई? तो क्या जवाब देंगे? आप जो व्रत पर्व की एक रूपता चाहते हैं वो ये होगी कि आप सभी मिलकर दृश्य पद्धति से पंचांग का निर्माण करें और दृश्य पद्धति से पंचांग का निर्माण करने के बाद उस पंचांग के अंदर एक डॉटेड लाइन डाल दें। डॉटेड लाइन में क्या डालें कि इस स्थान से पूर्व में एकादशी का व्रत मान लो 5 तारीख को होगा और इस लाइन से इधर 6 तारीख को होगा। बस सारे पंचांगकर्ता जब एक जैसा लिखेंगे तो इसमें कोई विवाद नहीं आएगा। हाँ, परंतु जैसे दीपावली हुई, ऐसे राष्ट्रीय पर्व के निर्धारण के लिए एक पूरे प्रांत को एक रूपता में रखना चाहिए। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश पूरा एक हो गया या गुजरात भी इसके साथ हो गया, या मध्य प्रदेश और बिहार एक साथ हो गया या गुजरात अलग हो गया, तो ऐसा एक प्रांत पूरा एक तरफ जा सकता है। पर वो भी पहले हम दृश्य पद्धति से पंचांगों का निर्माण करेंगे, तो अन्यथा ये भी एक रूपता संभव नहीं है। यदि आप पंचांगों की एक रूपता करना चाहते हैं या पंचांग को एक रूप करना चाहते हैं या पंचांग सब एक जैसे हों, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि सारे पंचांग उज्जैन के आधार पर निकलें तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सारे पंचांग उज्जैन के आधार पर निकालने का अर्थ ये हुआ कि सारी पंचांग एक जैसे होंगे, और सारी पंचांग जब एक जैसे होंगे तो दूसरे व्यक्ति खरीदेंगे क्यों, और जब नहीं खरीदेंगे तो वो मेहनत करेंगे क्यों। तो पंचांग तो अपने स्थानीय आधार पर बनाया जाना ही उपयुक्त है, क्योंकि जन्म पत्रिका जब हम बनाते हैं तो उसमें स्थानीय पंचांग अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें सूर्योदय सूर्यास्त वगैरह आदि जो देखते हैं हम, वो सभी कह सकते हैं हम कि स्थानीय देखते हैं। अब किसी को चंद्र दर्शन करना, और उज्जैन का आपने चंद्र दर्शन लिखा क्योंकि पंचांग उज्जैन के आधार पर बना है। अब वो गुजरात में रहता है, लास्ट छोर पर जिसको कह सकते हैं जूनागढ़ में, यहाँ आपने लिखा कि रात को 10:15 पर चंद्र दर्शन होगा, और जब जूनागढ़ वाला 10:15 पर बैठ के देख रहा है चंद्र दर्शन हुआ ही नहीं, तो वो कहेगा ये कौन सा पंचांग साला कि मैं आधे घंटे से बैठा हूँ चंद्र दर्शन नहीं हो रहा है, उसको पौन घंटे बाद चंद्र दर्शन होगा, तो वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए पंचांग तो अपने अपने स्थान के जहाँ के बन रहे हैं वो उचित हैं, परंतु उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें वो संशोधन लाना पड़ेगा। वो कौन सा वाला संशोधन कि सारे के सारे पंचांग दृश्य गणित के आधार पर निकले। सबसे पहले तो हमारा फर्ज है कि सभी को ये समझाएं कि भाई आप दृश्य पद्धति के आधार पर पंचांग का निर्माण करें। अभी तो विषय बहुत सारे हैं, परंतु वीडियो आधे घंटे से भी बहुत ज़्यादा अधिक लंबा बन चुका है और आप देखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि कोई और विषय मेरे सामने आया तो मैं इसके भाग 2 में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।